जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। सो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक इस चैप्टर का काफ़ी मेजर हिस्सा कवर करा, जिसमें हमने 15 से लेकर 34 तक सारे के सारे क्वेश्चन ख़त्म करे। और अब हमारे को क्या करना है, बस इसका एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 की नेचर ऑफ रूट्स कैसे हम निकाल सकते हैं। बस हम इस वाले कॉन्सेप्ट को करेंगे और हम अपने चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, बट हाँ, अगर क्वेश्चन आ गया तो अपने को आना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए इसको चालू करते हैं। सो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में इसको अभी भूल जाना, ये पिछली वाली क्लास का काम है आपका। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है जी। यह क्वाड्रेटिक मेथड क्या कहता था, एक्स की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस में रूट के अंदर d अपॉन में 2a। यही वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ जी सर, बिल्कुल पढ़ा था। तो बच्चों बताओ, क्या आपने यहाँ पर d के 3 केस पढ़े थे। मैं कह रहा हूँ एक केस हमने पढ़ा कि d अगर 0 हो तब क्या होगा, d अगर 0 से बड़ा हो मतलब पॉजिटिव हो तब क्या होगा मेरा। और एक केस था अगर d मेरा नेगेटिव हो। अब इस केस में क्या होगा, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि d मेरा लेस देन 0 हो। ठीक है जी। d 0 होता था तो रूट्स आते थे इक्वल। तो बस आपको यही बात मेरे को समझानी थी, इसको एक कंक्लूजन की तरह बताना था। रूट इक्वल आएंगे और दोनों रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर का मतलब जो भी नंबर लाइन पे आती हैं वैल्यूज़, उसमें से कोई वैल्यू होगी और रूट मेरे इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ये d 0 हो गया तो यही मेरी वैल्यू आएंगी दोनों। यहाँ तो प्लस माइनस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना। एक वैल्यू होगी -b/2a, दूसरी वैल्यू भी होगी -b/2a। अच्छा, अगर d 0 से पड़ा है तो मेरे रूट्स कैसे होंगे, जैसे हर बार आते हैं रूट्स अनईक्वल होंगे, मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगे और दोनों रियल नंबर होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में होता है, जैसे एक x की वैल्यू -5 आ रही है, एक 3 आ रही है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, इक्वल नहीं है और रियल नंबर्स हैं, तो d 0 से भी ऊपर चलता है। बट जैसे ही मेरा d नेगेटिव आया दोस्तों, d नेगेटिव का मतलब होता है रूट के अंदर नेगेटिव आ जाना, तो यहाँ मैं लिखूँगा रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है जी, यही चीज़ बस मेरे को पढ़नी थी। तो आइए इसको फटाफट एक बार हम अपने नोट्स में से देखते हैं। d ग्रेटर देन 0 है तो दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। 0 होते हैं तो इक्वल रूट होंगे और रियल रूट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, उसने डिफरेंट बता भी दिए, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, अपने को वैल्यूज़ डालनी होती है। और अगर d 0 से छोटा है तो कोई वैल्यू निकलती ही नहीं है। ठीक है जी, इस बारे में आपको पता था, बस एक मेरे को ओवरव्यू देना था। तो नोट से पढ़ाने का फ़ायदा क्या है, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाते हैं। और कॉन्सेप्ट वाली बुक आपको कहाँ से जाकर लेनी है, अब आपको मैं ये भी बार बार बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप अमेज़ोन से ई बुक ले सकते हैं। और अगर आपको पूरी बुक चाहिए जिसके साथ आपको क्वेश्चन मटेरियल भी मिले तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद दो कॉन्सेप्ट और हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 6 और 7। बेटा ये कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट दे रखे हैं और उससे इक्वेशन बनानी है। हमने ये चीज़ पॉलिनोमियल में ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि अगर आपको एक रूट अल्फ़ा और एक रूट बीटा गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हो, या पॉलिनोमियल कैसे बनाते थे, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको वहीं पर बता चुका था कि अगर पॉलिनोमियल का सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दे रखा होता था तो पॉलिनोमियल कैसे बनता था। तो बेटा यहाँ पर भी तो वही बात होगी, दो ज़ीरोज़ दे रखे हैं, मुझे पॉलिनोमियल बनाना है, पॉलिनोमियल का मतलब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो वही चीज़ सेम लगेगी कि जो ज़ीरोज़ हैं उनके सम को ऐड कर दो इंटू एक्स, फिर प्रोडक्ट, और लास्ट में यहाँ आता था एक्स स्क्वायर। ये आपको पता ही है। अच्छा, सम का रिलेशन क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होते थे, -b/a, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा होते थे c/a, ये भी बात हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो इन 6 और 7 में कोई नई नई बात तो थी ही नहीं। तो आइए दोस्तों, फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 35 से 42 करके इस वाले चैप्टर को ख़त्म करते हैं पूरा अच्छी तरीके से। अच्छा, 35 क्वेश्चन तो बेटा जहाँ तक मुझे याद है आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा ये। अच्छा, 35 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। कैटेगरी सी का क्वेश्चन है वैसे तो। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बेटा डी होता है, ये बात ध्यान रखना। जो आप अपने फॉर्मूले में यहाँ डी बोलते हो ना, इस डी का एक नाम है, इस डी का नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये मेरे माइंड से पहले निकल गया था आपको बताना, अब बता रहा हूँ। अगर डी बोले तो भी यही आएगा, डिस्क्रिमिनेंट बोले तो भी यही आएगा। अच्छा, कह रहे डिस्क्रिमिनेंट निकालो और बताओ नेचर क्या होगा, तो फटाफट डी निकाल दो। आपने डी निकाला, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव निकालने का मतलब कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन अब हमें पढ़ने हैं। 35th क्वेश्चन अपना हो चुका। 36th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कैटेगरी ए में रखना। क्यों, क्योंकि गलती हो सकती है।
तो मेरे साथ साथ पढ़ते हैं क्या लिखा है, इसकी फिगर बनाऊंगा फिर। पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड, पोल का मतलब होता है खंबा, हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। पहले इतना पढ़ो। अच्छा, एक सर्कुलर पार्क है, हाँ जी सर एक सर्कुलर पार्क है और यहाँ पर एक पोल लगाना है मेरे को इसकी बाउंड्री पे। मान लो मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया पी, पी फॉर पोल। अच्छा, जिसका सर्कुलर पार्क का डायामीटर है 13 मीटर। अब ध्यान से पढ़ना, दोबारा से लाइन क्या कह रहा है, एक पोल लगाना है ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे, इस तरीके से लगाना है दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, पोल का डिस्टेंस, पोल का डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट ए एंड बी। ध्यान से देखना, ये आपका सर्कुलर पार्क है, यहाँ पर दो गेट हैं जो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, ए और बी। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब ये जो लाइन है डायमीटर होगी, ये बात पक्की है, ठीक है। दो गेट हैं ए और बी और ये डायमेट्रिकली अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने, मतलब ये लाइन ए बी होगी, ठीक है। डायमीटर कितना है आपका, तो डायमीटर था 13, ठीक है। 13 क्या, 13 मीटर्स। वो कह रहा है इस तरीके से पोल लगाना है कि जब मैं ए पी निकालूँ और जब मैं बी पी निकालूँ तो ए पी में से बी पी अगर मैं माइनस करूँ तो डिफरेंस 7 आए। ये चीज़ देखिए एक बार आप दोबारा से पढ़ो। इन सच अ वे दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, मतलब पोल का डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। मतलब पोल का डिस्टेंस इन दो पॉइंट से जब मैं उसका डिफरेंस निकालूँ तो 7 आए। फिर मेरे से बच्चा बोलेगा सर आपको सपना आया है कि ए पी बड़ा है और बी पी बड़ा है, कौन सा बड़ा है, जो आपने बड़ा ए पी लिया है। बेटा आप बी पी माइनस ए पी भी साथ लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। अच्छा, आगे क्या बोला है, कह रहा है बस ये डिस्टेंस निकाल कर बता दो मुझे। आप क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, ए पी और बी पी मेरे को निकाल कर बता दीजिए। देखो क्वेश्चन में लास्ट में यही बोला है, एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड, कि इन दोनों गेट से कितने कितने डिस्टेंस पर मैं पोल लगाऊं, मतलब ए पी और बी पी की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ बेटा, आपने बचपन में एक बात पढ़ी है कि डायमीटर से अगर कोई एंगल बनता है तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता है। डायमीटर से अगर सर्कल पे एंगल बन रहा है तो वो 90 डिग्री का होता है। अभी राइट एंगल हो गया, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए पी बी वो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज क्या है भाई, 13, 90 डिग्री के सामने वाली, 13 का स्क्वायर हो गया 169। पी क्या है मेरा, परपेंडिकुलर कोई भी ले लो दोनों में से, ए पी स्क्वायर हो गया, ये बी पी स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर ए पी माइनस बी पी इक्वल टू 7 आपको गिवन है तो ए पी की वैल्यू में बी पी प्लस 7 लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, बी पी प्लस 7 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ बी पी का स्क्वायर हो गया और यहाँ 169। थोड़ी देर के लिए बी पी को एक्स मान लो, ठीक है, बाद में वैल्यू डाल देंगे। बी पी अगर एक्स है तो ये हो गया 169 इक्वल टू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस में 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x, 2x स्क्वायर प्लस 14x। 169 इधर आके माइनस होगा तो 169 49 माइनस हुए तो 110 बचेगा, माइनस का 110 और यहाँ 0। आइए एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या अपना सही है। ये 110 बचेगा, 120, ये 120 बचेगा, सॉरी ये 120 बचेगा, तो ये आएगी। फिर इसको आप छोटा भी कर सकते हो 2 से डिवाइड करके इक्वेशन को। तो पहले आइए इक्वेशन चेक करते हैं अपनी, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी मेथड लगाइए। अब जैसे इसमें आपको पता है आंसर की 2 वैल्यू आ रही हैं, तो बताओ मैं नेगेटिव वाली लूँगा। बेटा आप नेगेटिव वाली नहीं लोगे क्योंकि आपने बी को x माना है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये बात आपको पता है। तो देयरफॉर ये क्वेश्चन बना आपका कैटेगरी ए का क्वेश्चन। इक्वेशन के आगे तो आपको सॉल्व करना आता ही है दोस्तों, ठीक है जी। इसके बाद बढ़ते हैं 37th क्वेश्चन। 37th क्वेश्चन में फिर कह रहा है डी निकालो और फिर नेचर निकालो। अब ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर कुछ फ्रैक्शन में आ जाए और वहाँ डी निकालने को बोले तो सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है। ऐसे तो आप इसको ए देखो, ए को 3, बी को -2 और सी को 1/3 करके कर दो। सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि डी निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पर किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है सर इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि पहले तो मैं एलसीएम ले लूँ। ध्यान से देखना, पहले मैं एलसीएम ले लूँ। एलसीएम 3 आएगा तो ये हो गया 3 3 जा 9x स्क्वायर, 3 2 जा 6x और ये आएगा 1 ही रहेगा इक्वल टू 0। 3 मेरा 0 में गया तो इक्वेशन आ गई 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चा पूछ सकता है क्या सर मैं ऐसी इक्वेशन नॉर्मल बना करके डी निकाल सकता हूँ। बेटा तू ऐसे डी निकाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर यहाँ से आसानी से और जल्दी निकल सकता है तो यहाँ से निकाल।
ऐसा नहीं है कि तू यहाँ से नहीं निकाल सकता, यहाँ से भी निकाल के चेक कर लो, यहाँ से भी निकाल के चेक कर लो, आंसर सेम आएगा। बट जहाँ से जल्दी निकले वो काम करिएगा, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में अपना पेपर एक्यूरेट भी रखना है और टाइम से ख़त्म भी करना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 38 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, नेचर ऑफ रूट निकाल कर दिखाना है, और अगर रियल रूट आ रहे हैं तो उनको निकाल कर भी दिखाओ। ये एक रूट वाला पार्ट मैं करा देता हूँ, पहले डी निकालो। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 4√3 का स्क्वायर, तो 4√3 का स्क्वायर हो गया हमारा 48 माइनस 4, ए क्या है 3, सी क्या है 4, इसकी वैल्यू तो d0 आ गया। d0 मतलब दोनों रूट मेरे इक्वल आएंगे। रूट निकालने का काम आपका, चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो, अगर इसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हुए डर लग रहा है तो ये वाला मेथड लगा दो, जिसका नाम क्या था? क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा यहाँ डी का यूज़ हो रहा है, और डी का नाम क्या होता है दोस्तों? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी। तो क्वेश्चन रहा आपके जिम में, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। इस वाले टॉपिक का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 39, जो पेपर में आ सकता है, या वो सर्कुलर पार्क वाला आ सकता है जो भी हमने करा। अच्छा, क्या कह रहा है? पढ़ के देखते हैं। सर बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। बेटा खाली मेरे को एक बात बता मेरे दोस्त, दो इक्वल रूट कब होते हैं? तो दो इक्वल रूट होते थे मेरे जब डी की वैल्यू ज़ीरो हो। सही बात है बिल्कुल। हाँ जी सर, ये तो अभी अभी पढ़ा है। डी की वैल्यू जहाँ ज़ीरो होती है वहाँ दोनों इक्वल रूट होते हैं। अच्छा, अब डी क्या होता है? तो डी इक्वल टू ज़ीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। हाँ सर बिल्कुल सही बात। अब फर्स्ट पार्ट उठा लो और इसमें वैल्यू डाल दो। फर्स्ट पार्ट है जैसे b की वैल्यू क्या होगी? के स्क्वायर, क्योंकि b क्या है मेरा k, माइनस 4, a की वैल्यू क्या होगी? a है मेरा 2, c क्या है मेरा 3, इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं आगे नीचे यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। के स्क्वायर माइनस ये हो गया 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 24, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो के की वैल्यू आ गई रूट में 24 प्लस माइनस। ठीक है जी। तो के हो गया 2√6। इसको रूट को सॉल्व करना तो आपको आता ही है, एक प्लस का 2√6, एक माइनस का 2√6। तो ऐसे करके मेरी के की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बताओ सिंपल है ना? अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। सर सेकंड पार्ट हम करें? नहीं नहीं बेटा, आप करो मैं करूँ एक ही बात है, तो मेरे साथ ही कर लीजिए। सबसे पहले के एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करो, पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, क्योंकि अभी ये क्वाड्रेटिक नज़र नहीं आ रहा, पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाना ज़रूरी है, इसीलिए सेकेंड पार्ट ज़्यादा अच्छा है। के एक्स इंटू एक्स, ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा सर ये नई बात थी? हाँ हाँ बेटा ये नई बात है, अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, d की वैल्यू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। बी स्क्वायर क्या होगा? माइनस 2k का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बी स्क्वायर। फिर 4a की वैल्यू है k और 6 है c की वैल्यू इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा 24k इक्वल टू 0। अब 24k को उधर मत भेजना, यहाँ से देखो k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है। हमने हमेशा सीखा है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो फैक्टर बनाओ पहले उसके। तो 4k बना, यहाँ आएगा k जो कॉमन है, यहाँ आएगा 6 इक्वल टू 0। तो मेरे को दो वैल्यू मिल गई, एक 4k को 0 के बराबर रखूँगा, एक k माइनस 6 को 0 के बराबर रखूँगा। तो k की वैल्यू आएगी दोस्तों 6, यहाँ से k की वैल्यू आएगी 0/4 0। तो मेरी k की दो वैल्यू निकल कर आएंगी 0 और 6, जहाँ पर d0 आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ गलती क्या हो सकती है दोस्तों? बच्चा ये भी करता है 4k स्क्वायर इक्वल टू आपने 24k कर दिया, इसको उधर बेच के एक k से एक k काट दिया तो k की वैल्यू 6 आ रही है। ऐसे मत करना, क्योंकि अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं करोगे तो आपकी दो वैल्यूज़ निकल कर नहीं आएगी। और जैसा कि हमने पढ़ाई करी है, हमें पता है जिसकी डिग्री 2 होती है जिस पॉलिनोमियल की, उसकी वैल्यूज़ 2 निकल कर आनी चाहिए। तो बेटा 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए, वो ज़रूरी है, ये करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ सकता हूँ मैं? हाँ जी सर बिल्कुल बढ़ सकते हो। 39 क्वेश्चन भी हो गया हमारा, बस 3 क्वेश्चन और फिर ये वाली ख़त्म, चैप्टर पूरा पूरा ख़त्म। 40th क्वेश्चन। अब आगे के सारे क्वेश्चन आसान है। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव? कह रहा है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव क्या मैं बना सकता हूँ? हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ हो गई 2x। कह रहा है क्या मैं ऐसा लेंथ मतलब रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना सकता हूँ? और एरिया 800 उसने आपको दे रखा है। बेटा इसको बताओ, 2x स्क्वायर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, एरिया हो गया 2x स्क्वायर, एरिया आपको दे रखा है 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर।
आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, x की वैल्यू निकल कर आएगी ±20। सॉल्व करना आपका काम है, सॉल्व करना मैं नहीं सिखाऊंगा, सॉल्व पूरा का पूरा दे रखा है और आपको बहुत अच्छे से आता है। माइनस वाली वैल्यू मैं लूँगा नहीं क्योंकि मैंने ब्रेथ मानी है, लेंथ मतलब ये डायमेंशंस है, तो x की वैल्यू आ गई 20। x 20 मतलब ब्रेथ हो गई 20 और लेंथ हो गई 40। तो बताओ क्या मैं ऐसा नॉर्मल रेक्टेंगल बना सकता हूँ, रेक्टेंगुलर पार्क या मैंगो ग्रुप बना सकता हूँ जिसकी मेरी लेंथ 40 हो और ब्रेथ 20 हो? हाँ जी बिल्कुल बना सकते हो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। 41 कह रहे हैं ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, ये बताओ। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज़ 20 ईयर। अच्छा, अगर फर्स्ट वाले बंदे की एज है x तो अदर की एज कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। मैंने 20 माइनस एक्स क्यों ली? क्योंकि दोनों दोस्तों के एज का सम है 20। अच्छा, 4 ईयर अगो। सर 4 ईयर अगो क्या होगा? 4 ईयर अगो का मतलब हो गया 4 साल पहले। तो फर्स्ट वाले की एज हो जाएगी एक्स में से 4 माइनस अदर वाले की एज हो जाएगी, मतलब भाई की एज जो उसका दोस्त है या जो भी है, जितनी अभी एज है उसमें से 4 और घटा दो, मतलब इसकी एज हो गई 16 माइनस एक्स। 20 में से 4 गए 16 और पीछे माइनस एक्स चल रहा है। अच्छा, अब कह रहा है 4 साल पहले इनकी एज का प्रोडक्ट था 48, मतलब x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इसका प्रोडक्ट था 48। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए फटाफट। तो ये क्या आएगा? 16x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 प्लस का 4x इक्वल टू 48। तो एक्स स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, ठीक है। 16x और 4 20x होगा, उधर जाके माइनस का 20x हो जाएगा। 64 इधर आके प्लस का होगा, तो 64 और 48, 8 और 4 12 और ये हो गया 111, मतलब प्लस का 112 और यहाँ आ गया 0। तो मेरी इक्वेशन बनकर आई दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब इक्वेशन के आगे मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं d निकालूंगा। मान लो अगर मेरा d ही नेगेटिव आ गया तो मैं बोलूँगा ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं आगे वैल्यूज़ नहीं निकाल सकता। और अगर मेरा d ज़ीरो, और अगर ज़ीरो नहीं आता, पॉजिटिव कुछ भी आता है, तो मैं बोलूँगा ये सिचुएशन पॉसिबल है, चाहे ज़ीरो आए चाहे पॉजिटिव आए, और मैं वैल्यूज़ निकाल कर दिखाऊंगा। पहला टारगेट है इससे d निकालना है, तो आइए एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। देखो इक्वेशन सेम है, हाँ जी। आपने d निकाला, d ही नेगेटिव आ गया। बेटा d नेगेटिव आ गया तो क्या मैं आगे क्वेश्चन करूँगा? नहीं सर, फिर क्यों करेंगे? फिर तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, हम बोलेंगे ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, बात ही खत्म हो गई। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, बात ही खत्म हो गई। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, ठीक है जी। आराम आराम से आप करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ आपको लगे मेरी स्पीड बढ़ रही है, यूट्यूब पे फीचर होता है, आप अपनी स्पीड कम कर सकते हैं वीडियो की। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर? वो कह रहा है आप क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं, ये लेंथ है ब्रेड्थ है, जिसकी 2l प्लस बी तो हो मेरा 80 मीटर और l इंटू बी हो 400 मीटर। मैंने कहा रुक जा भाई, अभी चेक कर लेते हैं। मेरे को ये दो चीज़ें गिवन है, बताओ यहाँ से मैं l की वैल्यू निकाल सकता हूँ? l आ जाएगा 400 अपॉन में b। हाँ जी सर, l आ गया 400 अपॉन b। अब ये l की वैल्यू यहाँ डाल दो, 2l की वैल्यू मैंने डाली 400 अपॉन में b प्लस b इक्वल टू 80। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा? 2 उधर जाएगा तो 2 डिवाइड में जाएगा, 80/2 हो गया इधर, और यहाँ पर हो गई एलसीएम b, ये हो गया 400 प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये 40 हो गया। b मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 40b। बेटा ये मैं थोड़ा सा फास्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब तो आपको आता ही है कैलकुलेशन, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। b स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। इक्वेशन आपके आगे बन चुकी है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा? वैल्यूज़ निकालूंगा, और वैल्यू निकालनी आपको आती है, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, जब इसके बाद आप d निकालोगे ना, तो d अगर मैं आपके सामने निकाल कर भी दिखाऊँ, d होता है इक्वेशन का b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर क्या होगा? माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 40 का स्क्वायर हो गया 1600, माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c है मेरा 400, d ज़ीरो आ रहा है। अगर d ज़ीरो आ रहा है मतलब b की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है जी। और जो मेरी b की वैल्यू होगी और वही आप चेक करोगे तो आपकी, देखो जी मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ, या इसके आगे मैं आपको पूरा का पूरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व ही करा दूँ, जैसे भी बोलो। d मेरा 0 आ रहा है, मतलब मेरे रूट्स इक्वल होंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, 400 के ऐसे फैक्टर जिससे 40 आ जाए तो वो होते हैं 20 इंटू 20। तो मैंने लिया b स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, सबसे बढ़िया है। b कॉमन, यहाँ आएगा b माइनस 20, मुझे आगे भी b माइनस 20 चाहिए तो मैं माइनस का 20 ले लूँगा। b माइनस 20 b माइनस 20, तो b की वैल्यू तो निकल कर आ गई 20। अच्छा, अगर मेरा b 20 है, l निकल जाएगा इससे 400 अपॉन b से,
एल है 400 अपॉन में बी, मतलब 400 अपॉन में 20, एल भी आ गया 20, लेंथ भी 20, ब्रेड्थ भी 20। ठीक है, तो पहली बात तो ये रेक्टेंगल नहीं बना क्योंकि ये भी 20 है, ये भी 20 है, मतलब ये मेरा स्क्वायर बन गया। बट मैं क्या बोलूँगा, मैं आंसर ऐसा दूंगा, सिचुएशन तो बेटा पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिचुएशन पॉसिबल है, बट रेक्टेंगल नहीं बनेगा, रेक्टेंगुलर पार्क नहीं बनेगा, स्क्वायर पार्क बनेगा। ठीक है जी, आइए एक बार हम अपने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पहले बोलता पॉसिबल है ऐसा कुछ बनाना, पॉसिबल तो है क्योंकि डी नेगेटिव नहीं आ रहा अपने क्वेश्चन में, पॉसिबल तो है बट रेक्टेंगुलर पार्क नहीं बनेगा, स्क्वायर पार्क बनेगा वो। और स्क्वायर पार्क क्यों बनेगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, अलग अलग नहीं है, अगर अलग अलग होती तो वो रेक्टेंगल होता। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हुआ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है और इसमें मैं क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, या आपको कौन सी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है कि मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, उसकी कैटेगरी बताता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।